72 बीपीएससी पीटी प्रैक्टिस सेट नंबर आज एडिटोरिया का 8 नंबर है। तो 8 नंबर आज हम सेट है जो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन एक 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा की जाती थी जो 6 समितियों में विभक्त थी। इसमें से जन्म मरण का लेखा जोखन रखना किस समिति का कार्य था। देखिए इसकी चर्चा है जो पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा है वो मेघास्तनीज की पुस्तक इंडिका में की गई है। उसी ने कहा था कि एक 30 सदस्य समिति होती है। 30 सदस्य समिति वाली 6 समिति में विभक्त थी जो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और ये 6 समिति मिलकर के पटना के प्रशासन की देखभाल करती थी। ये 6 समिति में पूछा जा रहा है आपसे कि जन्म मरण का लेखा जोखा कौन रखता था। जन्म मरण का लेखा जोखा कौन रखता था, तो मरण और जन्म का वो लेखा जोखा है वो तृतीय समिति है जो रखती थी। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो आप जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन जीता हुआ दक्षिण भारत की ओर जा रहा था। उसी में पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर और वहां पर पुलकेशिन द्वितीय है जो हर्षवर्धन को हराता है। इसकी चर्चा है जो एहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय का है उसी में इसका चर्चा मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है। शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है धौलीवीरा से। हमें शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण है जो सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा से मिलता है। धौलीवीरा कहाँ मिलता है, धौलीवीरा कहाँ है ये स्थान, तो ये स्थान गुजरात में है और मुख्य रूप से ये जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए काफी प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर। चोल काल में किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि को किस नाम से जाना जाता था। तो चोल काल में जो विद्यालय के लिए जो भूमि रख रखाव होती थी उसको शालभोग के नाम से जाना जाता था। शालभोग के नाम से जाना जाता था। वही देवदान है जो मंदिर को दान दिया जाता था उसे देवदान कहा जाता था। ब्रह्मदेव मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण को दिया हुआ दान में भूमि वो ब्रह्मदेव कहलाता था। वेल्लन बगाड़दू है जो किसान की भूमि होती थी उसे वेल्लन बगाड़दू कहा जाता था चोल काल में। वही विद्यालय की भूमि था उसे क्या कहा जाता था, सालभोग कहा जाता था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। ऋग वेद में गंगा नदी का उल्लेख बार हुआ है कि मतलब कितनी बार हुआ है तथा यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो आप जानते हैं कि गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। गंगा नदी का ऋग वेद में मात्र 1 बार उल्लेख हुआ है, वहीं यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुगल मनसबदारी व्यवस्था, यह मुगल मनसबदारी एक वंशानुगत अधिकारी होता था। ये बात हो जाएगा गलत क्योंकि जो मनसबदार प्रथा थी ये वंशानुगत नहीं होता था। दूसरी है कि मुगल मनसबदारों के कुल 3 वर्ग थे। तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ये 3 वर्ग था। एक था 10 से लेकर के 500 तक जो मनसब धारण करते थे, 500 से लेकर के 2500 के मनसब धारण करते थे और 2500 से अधिक जो मनसब धारण करते थे। तो 3 प्रकार के मनसबदारों की वर्ग थी, जबकि ये वंशानुगत अधिकारी नहीं होते थे। केवल कौन सही है, केवल 2 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सराय ए अदल नामक बाजार में खदानों की बिक्री हेतु लाया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बरीद नामक अधिकारी गुप्तचर का काम करती थी। तो ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बरीद जो नामक अधिकारी होता था वो मार्केट में देख रेख करता था कि कोई सामान की कीमत बढ़ी तो नहीं है। इस प्रकार से ये गुप्तचर की व्यवस्था बाजार के लिए गुप्तचर की व्यवस्था है जिसे बरीद कहा जाता था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। दिल्ली सल्तनत किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किस मध्यकालीन शासक द्वारा कराया गया था। दिल्ली स्थित किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किस मध्यकालीन शासक के द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। ये 9 नंबर क्वेश्चन कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ की गई राजपूत नीति को अपने शासन में परिवर्तन कर दिया था। ये बिल्कुल बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जिस प्रकार से अकबर के समय उदार नीति थी उसको औरंगजेब ने कट्टर बना दिया था और जो राजपूत की नीति अकबर ने अपने दरबार में उसे पद स्थापित करके दिया था, औरंगजेब ने उसे हटा दिया। दूसरा कारण कह रहा है कि
औरंगजेब राजपूतों को अपनी धार्मिक नीति के क्रियान्वयन में बाधा मानता था। बिल्कुल सही बात है। औरंगजेब जो अपना धार्मिक नीति था उसमें राजपूतों को बाधा के रूप में दिखता था। ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ए और दो दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर। पूर्व का सिराज कहा जाने वाला जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो पूर्व का जो सिराज कहने वाला जौनपुर नगर है उसकी स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक करता है। अपने चचेरे भाई के याद में ये जौनपुर नगर की स्थापना है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। 11 नंबर। महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय राज्यों को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को समाप्त का आश्वासन देना। बिल्कुल सही है। जब 1857 का विद्रोह हुआ और उसके बाद 1858 का जो एक्ट आया था उसमें इस प्रकार की बात कही गई थी। दूसरा है कि भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर देना। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार को नियंत्रित करना। ये बात गलत हो जाएंगे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस समय 1858 में समाप्त कर दिया गया था, न कि व्यापार नियंत्रण करने का बात कही गई थी। इस प्रकार से हो जाएंगे। कौन सा सही है? केवल एक और दो क्या है, सही है। इसमें पूछा जा रहा है सही, तो एक और दो सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। ब्रिटिश भूमि राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने लागू किया था। बिल्कुल सही बात है। रस है रैयतवाड़ी, रस है रीड और मुनरो के द्वारा इसकी व्यवस्था की प्रारंभ की गई थी। और यह कब किया गया था? 1820 में किया गया था। और भारत के ये टोटल भूमि का 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव हॉल्ट मैकेंजी ने किया और उसके बाद में लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय इसे संशोधित किया गया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये कब लागू किया गया था? 1833 में लागू किया गया था। और भारत के लगभग 30% क्षेत्र पर ये जो व्यवस्था है महलवारी वो लागू किया गया था। तीसरा कार्य है कि अस्थायी बंदोबस्त भारत में 30% भूमि भाग पर था। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि अस्थायी जो बंदोबस्त है वो केवल 19% भाग पर था। इस प्रकार तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। कौन सही है? तो एक और दो सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। राजा राम मोहन राय के द्वारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। देखिए ब्रह्म समाज है। क्या कहलाता है ब्रह्म समाज? की वेदों और उपनिषद की एक ईश्वरवादी व्याख्या से प्रभावित था। कौन? ब्रह्म समाज था। मिरातुल अखबार ये प्रेस विनियमन के विरोध में एक बार बंद कर दिया गया था, तो मिरातुल अखबार पर प्रेस विनियमन के विरोध में बंद किया गया। आत्मीय सभा हो जाएगी। प्रारंभिक चरण में केवल सीमित बौद्धिक वर्ग तक ये सीमित था। वही संवाद कौमुदी है वो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत निर्माण किया गया था। इसमें मिलान करना था, तो कौन सा मिलान हो जाएगा? 2134 आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए। एचिंसन आयोग 1886 उड़ीसा अकाल के बाद गठित किया गया था। ये बिल्कुल क्या है, गलत बात है। एचिंसन आयोग इसलिए गठन किया गया था, ये अकाल के लिए नहीं था। इसका गठन करने का उद्देश्य था कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भारतीयों की संख्या यानी नागरिक सेवा में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो नागरिक सेवा था उसमें भारतीयों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसके लिए यह गठन किया गया था, न कि अकाल के लिए। यानी कि भारतीयों की संख्या रोजगार देने में, यानी कि जॉब में भारतीय की संख्या कैसे बढ़ाया जाए नागरिक सेवा में, इसके लिए गठन किया गया था। स्ट्रेची आयोग है जो 1880 में अकाल के निवारण हेतु किया गया था, सही है। ली आयोग है 1924 में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा की थी, सही है। फ्रेजर आयोग है 1902 में पुलिस कार्य पद्धति के विचार के लिए किया गया था, ये भी बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर। 15 है कि स्वदेशी आंदोलन के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन से कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्पों को बढ़ावा मिला, ये बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में छात्र, महिलाएं और किसान की भागीदारी रही, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ये भी बात क्या है, सही है। इस आंदोलन से भारतीय उद्यमिता और स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन मिला था, ये बात सही है, क्योंकि लोग विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किए थे, स्वदेशी को अपनाए थे, इसके लिए जो स्वदेशी उद्योग है उसको प्रोत्साहन मिला था। इस प्रकार से कौन सही है? सभी के सभी सही है। आइए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर आक्रमण किया, उस समय उसका अधिकार कर लिया था, ये बिल्कुल बात क्या हो जाएंगे, सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में जो गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। गोवा के शासक उस समय थे यूसुफ थे, उनसे वो गोवा को छीन लेते हैं। और 1530 में जो नीनो डी कुन्हा थे वो पुर्तगाल
जो पुर्तगाली हेडक्वार्टर है उसको गोवा को बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रांसिस डी अल्मीडा ने 1530 में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन किया था ये काम? ये किया था नीनो डी कुन्हा के द्वारा ये काम किया गया था, न कि अल्मीडा के द्वारा। तो ये हो जाएंगे गलत। इस प्रकार से कौन सत्य है? केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर। इसमें कह रहा है कि मंतव्य, विचार, व्यक्तित्व किसका कौन सा 1857 के जो संबंध में विचार है? यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। किसका था? जेम्स आउट्रम ने का कहना था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। ये बात सही है। हिंदू मुस्लिम के बारे में कौन कहा था? तो जेम्स आउट्रम का कहना था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक परिणाम है। बिल्कुल बात सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह एक केवल सैन्य विद्रोह था। यह किसका कहना था? तो ये लॉरेंस और सीले के बीच बात कही थी कि यह एक सैनिक विद्रोह था। किसका स्टेटमेंट है? कि जॉन लॉरेंस का है। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। यह टी आर होम्स का कथन था। इस प्रकार से कौन सा सही है? तो केवल एक मिलान है जो सही था। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये बात हो जाएगा बिल्कुल सही। सर विलियम जोन्स है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया था। और इसका उद्देश्य था कि जो जो भारतीय संस्कृति, पौराणिक संस्कृति जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद करें। इसी के दौरान इसने जो कालिदास की प्रसिद्ध जो पुस्तक थी अभिज्ञान शाकुंतलम, इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिल्कुल बात सही है। दूसरा कह रहा है कि चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए श्रीमद् भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद का प्रस्ताव विलियम जोन्स ने लिखी है। ये क्या हो जाएंगे? गलत है। देखिए भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। ये बात क्या है? सही है। जबकि इसका प्रस्ताव विलियम जोन्स ने लिखा है। इसका प्रस्ताव कौन लिखा है? तो इसका प्रस्ताव विलियम जोन्स ने लिख करके वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखा गया था। तो ये बात क्या हो जाएंगे? गलत है। आपसे पूछा जा रहा है कि असत्य कौन है? तो केवल 2 असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। ये बात सही है, क्योंकि कंपनी के इसके बाद जो वायसराय था, गवर्नर जनरल है, इसका नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया था। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग है जो कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि गवर्नर जनरल का नाम पद चेंज करके इसका वायसराय कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग है। 1833 एक्ट के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेटिंग को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस प्रकार 3 कथ्य सही है। आइए, हाफ लोफ सिस्टम की व्यवस्था कहा जाता है। हाफ लोफ सिस्टम की व्यवस्था किसे कहा जाता है? तो हाफ लोफ सिस्टम का मतलब है कि आप आधा चीज के लिए जिम्मेदार होंगे, आधा चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था को हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता है, यानी कि कोई भी चीज के लिए हम आधे जिम्मेदार हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 21 नंबर। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में भाग ली थी। ये बिल्कुल बात सही है। उस समय संभवतः ये 6ठा अधिवेशन था जिसमें पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। कदम्बनी गांगुली प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। पहली ग्रेजुएट महिला भी कदम्बनी गांगुली है और इन्होंने ही कांग्रेस को पहली महिला थी जो संबोधित किया था। ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। आइए 22 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के संबंध निम्न कथन पर विचार करें। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और नवाब सलीमुल्लाह खां को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम जो अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां नहीं थे, आगा खां थे। आगा खां को पहली अध्यक्ष बनाया गया था। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर तथा वर्ष 1908 का अमृतसर का कराची में अधिवेशन हुआ था। ये भी बात गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें उल्टा कर दिया है। 1907 में जो मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अमृतसर में। इस प्रकार से तो ये दोनों स्टेटमेंट 1-2 क्या है? गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग का एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कितने कथन सत्य है? तो केवल एक और एक स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर। पार्लियामेंटो सुधार के संबंध में निम्न कथन किसके द्वारा कहे गए थे? इससे हमारे चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इनके शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। इस प्रकार के किसका स्टेटमेंट था? ये कहना था जवाहरलाल नेहरू कि पार्लियामेंटो जो हमारी एकता थी उसको अब समाप्त कर दिया। ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। आइए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1905 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई तथा बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ये कब किया गया था? 15 अगस्त 1905 नहीं बल्कि 15 अगस्त 1906 की गई थी। ये क्या हो जाएंगे? बात हो जाएंगे गलत, क्योंकि 1906 में किया गया था।
अरविंद घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम अध्यक्ष एवं रास बिहारी घोष इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे। ये भी उल्टा कर दिया है, क्योंकि अरविंद घोष थे जो प्रथम प्रिंसिपल थे, जबकि रास बिहारी घोष थे जो इसके प्रथम चेयरमैन थे। इस प्रकार से दोनों के दोनों क्या है, गलत हो जाएगा, न तो एक न तो सही है। आइए, एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। इस प्रकार की जो संस्था है एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना है हेनरी विवियन डोरेजी के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट 26 नंबर, ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मण के प्रतीक चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपनी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था। बिल्कुल सही बात है। ज्योतिराव फूले को 1888 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक विठलराव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही है। ज्योतिराव फूले के बारे में आप जानते हैं कि इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी वो गुलामगिरी थी, और इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। ये महत्वपूर्ण इनका समाज सुधारण कार्य रहा था। महिलाओं के लिए पहली बार जो विद्यालय की स्थापना इन्होंने ही करवाया था, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर। दोनों को दोनों बात क्या है, सही हो जाएंगे। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। ये बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन और पृथक निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। ये बात हो जाएंगे गलत, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने जो बंगाल विभाजन और पृथक निर्वाचन की सहायता की थी, समर्थन की थी, विरोध उसका कभी नहीं किया है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंध काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। ये बात सही है। तो मुस्लिम लीग है वो पृथक निर्वाचनकरण और ये बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। आइए नेक्स्ट 28 नंबर, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कौन कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजन करने वाला यह पहला कदम था। ये बात क्या है, सही है। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाओं पर शासित करने का अधिकार दिया गया था। ये भी बात सही है। इसने मौजूदा असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। ये वास्तविक ध्यान नहीं केंद्रित किया था, ये अपना मन से कुछ चीज को विभाजित करने का ये निर्णय लिया था। इस प्रकार से इसका कौन सा सही है? केवल 1 और 2 है जो बात क्या है, सही है। इस प्रकार से इसका स्टेटमेंट हो जाएगा 1 और 2। आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। इसी के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन सी शुरू की गई थी? तो आप जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू की गई थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 नंबर सही था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी? तो किसने फहरा रखी थी? ये हो जाएगा वेलेजली है। वेलेजली ने उस समय भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी, लेकिन नेपोलियन है जो पूरा यूरोप को साम्राज्य को धाराशाही कर रखा था। आइए, कुछ सूची दी हुई है और इसको मिलान करना है। देखिए, पहला संविधान संशोधन है। पहला संविधान संशोधन का संबंध किससे है? जानते हैं पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसका संबंध 9वीं अनुसूची से है। 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा किया गया था? इसमें 42वां संविधान संशोधन के तहत भाग 4A के तहत जो मौलिक कर्तव्य स्थापित किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। 91वें संविधान संशोधन के तहत जो मंत्रिपरिषद के आकार है उसको कहा गया है कि लोकसभा की 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 91वें संविधान संशोधन में कहा गया था। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और भारतीय संविधान के भाग 9B स्थापित किया गया और उसमें सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? A.G. अयंगर, मुंशी सदतुल्ला, जी बारदोलोई। देखिए, बारदोलोई इसमें नहीं थे।
ये प्रारूप समिति की जो स्थापना है 29 अगस्त 1947 को हुआ था और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष है जो बी आर अम्बेडकर थे। यही है जो संविधान के प्रारूप ड्राफ्टिंग का जो जिम्मेदारी है इन्हीं को दिया गया था समिति को। इस प्रकार से ये इसमें जी बारदोलाई शामिल नहीं थे। आइए 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा गलत का चयन करना है। ठीक है, दूसरा अनुसूची है वेतन भत्तों के संबंध में, बिल्कुल सही है। चौथी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची है जो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। 33 के हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। संविधान में राज्यों को मंत्री की कानूनी जवाबदेही प्रणाली के कोई प्रावधान नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों को दोनों क्या है, ये सही हो जाएंगे। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अगर कोई भी मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होगा। मुख्यमंत्री के इस्तीफे से पूरे मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ये बात क्या है, सही है। राज्यपाल को तत्काल भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 का लागू करना होगा, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर बहुमत कोई भी नहीं जुटा पाता है तब 356 का प्रयोग किया जाता है। राज्यपाल निवर्तमान मंत्रिपरिषद से कार्यवाहक सरकार के रूप में कार्य जारी रखने का अनुरोध कर सकते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। इसका हो जाएगा कौन सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। चलिए 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में मासिक धर्म स्वास्थ्य को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। इस प्रकार के जो घोषणा है आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार है उसी के तहत इसका विस्तार करते हुए इसको भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए आवश्यक किसकी होती है। तो जब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना होता है तो दोनों सदन में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से यानी कि विशेष बहुमत से उसको हटाया जाता है, एक संकल्प पारित करके उसको हटाया जा सकता है। आइए 38 नंबर, भारत का संविधान मौलिक अधिकार पर युक्त प्रतिबंधन का प्रावधान करता है, लेकिन इन प्रतिबंधों की उचितता तय करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आम जनता के हितों की रक्षा हो, बिल्कुल सही है। आम जनता के हितों की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए प्रतिबंध किया जा सकता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। प्रचलित सामाजिक मूल्य और सामाजिक जरूरतों इसमें बाधा न डाले, बिल्कुल समाज में कुछ इस प्रकार से कुरीतियां न फैले या समाज में कुछ गलत संदेश ना जाए, इसके लिए भी आपके मौलिक अधिकार को थोड़ी देर के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अनदेखी की जा सकती है, तो देखिए अनदेखी नहीं की जा सकती है क्योंकि आप जानते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसमें कहा गया है कि दोनों एक ही पैदान पर है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम मौलिक अधिकार देने के लिए टीपीएसपी को पूरी तरह से हनन कर देती, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट है जो मिनरवा मिल्स केस 1980 हुआ था उसमें जजमेंट आया था, यानी कि टीपीएसपी को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सामूहिक या सार्वजनिक हित व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध को उचित ठहराया जा सकता है, ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस प्रकार से कौन सही है, तो 1, 3, 4 है, सॉरी 1, 2, 4 है जो क्या है, सही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद के कामकाज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य किए बिना भी संसद के किसी सदन का छात्रावास कर सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति को सदन के छात्रावास करना हो या कोई भी काम हो तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना होगा। आमतौर पर किसी सदन का छात्रावासन तब होता है जब उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित एडजॉइंट साइन डाई कर दिया गया हो, लेकिन राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से किसी सदन का छात्रावासन करने से तब भी नहीं रोका जा सकता है जब वो सत्र में हो, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि सदन सत्र में हो या सदन सत्र में न हो, यानी स्थगित कर दिया गया हो तभी भी छात्रावासन घोषित राष्ट्रपति कर सकती है, बिल्कुल बात सही है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है जो आमतौर पर दुर्लभ स्थिति को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, ये भी बात क्या हो जाएगी, सही है। केवल 2 स्टेटमेंट क्या है, सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट गलत था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल लिया गया है। राज्य के लिए राज्यसभा के लिए नामांकन ये भी लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये यूएसएसआर यानी कि वर्तमान रूस से लिया गया है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव की विधि है जो आयरलैंड से लिया गया है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 1, 2, 4, 1, 2, 4। आइए इसमें दिया गया स्थानीय पवन और क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में स्थानीय पवन है जो चलती है। फोन है जो कहाँ चलती है, स्विट्जरलैंड में यानी कि यूरोप में चले, यूरोप हो जाएगा। फोन है जो मुख्य रूप से ये स्विट्जरलैंड में चलती है, इसका मतलब यूरोप हो जाएगा। चिनुक है जो उत्तरी अमेरिका में चलती है। हरमट्टन कहाँ चलती है, तो ये पश्चिम अफ्रीका में हो जाएगा। लू कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत में हो जाएगा। इस प्रकार से कौन 2, 1, 3, 4। आइए 42 नंबर, निम्नलिखित महान झीलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसे व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, सुपीरियर झील, सबसे पहले हो जाएगा सुपीरियर झील, उसके बाद हो जाएगा मिशिगन झील, उसके बाद हो जाएगा
एरी झील और अंत में सबसे हो जाएगा ओंटेरियो झील। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 हो जाएगा 4 1 2 3 ये नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही बात है। बैरन क्या है, एक सक्रिय है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इस प्रकार से तीनों के तीनों स्टेटमेंट है जो सही है। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दूसरा है कि इसके कारण पेरू के तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है, ये भी बात सही हो जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि अल नीनो के दौरान व्यापारिक पवन और अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। ये शक्तिशाली नहीं होती बल्कि क्या होती है, कमजोर हो जाती है। तो ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से कौन सही है, तो केवल ए नंबर 1 और 2 सही है। हाल ही में चर्चा में रहा रामसर स्थल की सूची में शामिल पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। आइए 46 नंबर, मृदा में उपस्थित विघटित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मृदा में उपस्थित विघटित कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। आर्द्र जलवायु प्रदेश में निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर पहले ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होती है, फिर कमी होती है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए मिलान करना है, मिलान कर लीजिए। देखिए बाल्को किसके सहयोग से स्थापना किया गया था, तो बाल्को है जो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापना किया गया था। नाल्को किसके सहयोग से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रांस के सहयोग से स्थापना किया गया था। हिंडाल्को किसके सहयोग से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूएसए के सहयोग से हो जाएगा। इंडाल्को हो जाएगा किसके सहयोग से, तो ये हो जाएगा कनाडा के सहयोग से हो जाएगा। इसका मतलब 2143 इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2143 इसका मतलब सी नंबर। आइए 48 नंबर क्वेश्चन, कागज का पहला सफल कारखाना 1885 में लखनऊ में लगाया गया था। नहीं भाई 1879 में लगाया गया था, 1879 1879 में लगाया गया था। ये डेट क्या हो जाएगा, गलत है, लेकिन लखनऊ में लगाया गया था। जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1800 में लगाया गया था। नहीं भाई ये 1855 में लगाया गया था, यहाँ भी डेट का इशू है, डेट गलत है। सूती कपड़ा का पहला सफल आधुनिक मिल 1854 में कवासी टावर द्वारा बंबई में खोला गया था। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सूती कपड़ा का जो पहला सफल और आधुनिक मिल है जो 1854 में कवासी टावर द्वारा बंबई में खोला गया था। आइए 49 नंबर, भूकंप के संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर लीजिए। जिस जगह भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भाई ये बात गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसे अधिकेंद्र नहीं कहते हैं, उसे केंद्र कहते हैं। जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र कहते हैं, और भूकंप की तरंग सबसे पहले जहां पर पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय लहर अनुभव किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र कहते हैं। ये दोनों क्या बात उल्टा कर दिया हुआ है। इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। ये भी गलत पहला और दूसरा भी गलत। भूकंप तरंग की तीव्रता सिस्मोग्राफी से मापी जाती है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो केवल कौन सही है, तो केवल 3 सही है। आइए बिहार के प्रमुख आर्द्रभूमि जलाशयों, यानी बिहार के जो प्रमुख रामसर साइट है उसको मिलान चिन्ह करना है। गोगाविल झील कहाँ है, आप जानते हैं कि ये कटिहार में है। नागिनट्टी कहाँ है, तो ये हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ये जमुई में हो जाएगा। बरैला ताल कहाँ है, बरैला ताल है ये कहाँ है, ये वैशाली में है। देखिए बरैला ताल को अभी रामसर साइट का दर्जा नहीं दिया गया है, आप याद रखेंगे। गोकुल जलाशय कहाँ है, ये बक्सर में है, इसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, BADC, इसका मतलब ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर। 51 में क्या कहा जा रहा है कि जोड़ा मिलाना है, पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा गलत है इसमें। देखिए खनन किस में आता है, तो खनन आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में, बिल्कुल बात क्या है, सही है। विनिर्माण आता है द्वितीय क्षेत्र में, बिल्कुल बात सही है। बैंकिंग द्वितीय क्षेत्र नहीं भाई, गलत है, क्योंकि बैंकिंग किस में आता है, बैंकिंग आता है ये सर्विस सेक्टर आता है, यानी कि तृतीय सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र है जिसमें बैंकिंग हमें देखने को मिलता है। सर्विस सेक्टर इसे कहा जाता है, इसे व्हाइट कॉलर जॉब भी कहा जाता है तृतीय सेक्टर को। इस प्रकार से सी नंबर है जो गलत है। परिवहन है जो तीसरा क्षेत्र का, ये बात सही है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बिल्कुल सही कर लीजिए। तृतीय क्षेत्र को अमूर्त सामान बनाता है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तृतीय क्षेत्र है जो अमूर्त सामान बनाता है, इसका मतलब देखिए तृतीय सेक्टर है जो आपको सेवा उपलब्ध कराती है, जैसे टीचर है जो आपको शिक्षा उपलब्ध कराती है, इसको आप छू कर नहीं देख सकते, ये क्या है, एक अमूर्त विषय है। डॉक्टर है किसी पेशेंट का इलाज करता है तो क्या है, सेवा उपलब्ध करा रही है, इसको किसी छू कर नहीं छू करके इसे नहीं देखा जा सकता, ये क्या है, एक अमूर्त विषय है। वहीं बैंक में आप जाते हैं वहां पर आपको सेवा दिया जाता है, ये क्या है, एक अमूर्त सामान है, ये कोई छू करके नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इसे अनटेंजिबल गुड्स कहा जाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही बात हो जाएंगे। या सीधे प्राकृतिक संसाधन को निकाला जाता है, ये गलत हो जाएगा। ये किसके संदर्भ में है, प्राइमरी सेक्टर के बारे में है। प्रथम क्षेत्र है जो सीधे प्राकृतिक से जुड़ा होता है,
यह प्राथमिक और द्वितीय दोनों को सहारा देती है। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1 और 3 क्या है, सही है। इस प्रकार से इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए 53 नंबर, मंदी के दौरान सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से किस लिए करती है। देखिए मंदी जब होती है तो मार्केट में क्या डिमांड नहीं रहता है, तो सार्वजनिक व्यय पर सरकार इसलिए करती है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सके और डिमांड फिर से जनरेट किया जा सके। इसीलिए सरकार है जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का प्रयास करती है। इसमें क्या हो जाएगा, कुल मांग को बढ़ाने के लिए यानी कि मांग जनरेट करने के लिए मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ा जाता है, ताकि इनकी लिक्विडिटी छोड़ा जाता है, इनकी जैसे रोजगार दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के सब्सिडी दी जाती है, विभिन्न प्रकार के डीबीटी के माध्यम से रुपया दिया जाता है, लोगों को सहायता की जाती है, ताकि फिर से वो क्या है बाजार में जाए और सामान जनरेट करे, ताकि फिर कंपनी में बनाया जा सके सामान और फिर से रोजगार उत्पन्न हो और अर्थव्यवस्था पुनः अपने पटरी पर आ जाए। आइए 54 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का कार्य कौन कौन सा है। नीति आयोग का कार्य है कि नीति बनाना और सलाह देना। ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। वित्तीय संसाधन का बंटवारा करना, ये बात गलत हो जाएंगे, क्योंकि वित्तीय संसाधन का बंटवारा है कौन करती है, तो ये करती है वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। नवाचार को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल बात सही है। विकास कार्यक्रम की निगरानी करना, ये भी बात सही है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 3, 4 इसका सही आंसर है। आइए 55 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कर लीजिए। स्वास्थ्य के संकेत के तौर पर जीवन प्रत्याशा का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा के वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात हो जाएंगे सही। आय के लिए केवल जीडीपी का इस्तेमाल किया जाता है, गलत हो जाएगा। इसमें आय के लिए जीडीपी का नहीं बल्कि पर कैपिटल इनकम का उपयोग किया जाता है, यानी कि नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन कर दीजिएगा तो जो पर कैपिटल इनकम निकलता है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा सही है, 1 और 2 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एचडीआई है जो पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री थे महबूबुल हक, उन्हीं के प्रयत्नों से इसकी शुरुआत है जो 1990 में किया गया था, और इसकी जो प्रकाशन है यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके द्वारा यह प्रकाशन किया जाता है। इसका 3 आधार है, स्वास्थ्य यानी कि जीवन प्रत्याशा, पहला जीवन प्रत्याशा है, दूसरा है जो शिक्षा और तीसरा है पर कैपिटल इनकम। इसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। आइए 56 नंबर क्वेश्चन, कृषि में मौसमी बेरोजगारी आम बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसमें आप जानते हैं कि बुआई और कटाई होती है उस समय रोजगार मिलता है, बाकी समय में क्या है बेरोजगारी रहती है, बिल्कुल बात सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी कौशल के बेमेल के कारण पैदा होती है, बिल्कुल सही है। यानी कि जिस प्रकार से हमारे पास टैलेंट है, अगर उस प्रकार से हमें रोजगार नहीं मिलता है तो ये क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, बिल्कुल सही है। प्रछन्न बेरोजगारी दिखाई देती है, उसे आसानी से मापा जा सकता है, ये बात हो जाएंगे गलत, क्योंकि प्रछन्न बेरोजगारी हमें आसानी से दिखाई नहीं देती है, इसे मापना बड़ी कठिन हो जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र में क्या होती है कि प्रछन्न बेरोजगारी अधिकांश देखने को मिलती है। वहां पर क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर भूमि है और 1 हेक्टेयर में भूमि में 4 आदमी काम कर रहा है और पैदावार जितना हो रहा है उतना ही हो रहा है, और मान लीजिए एक आदमी को उसमें से हटा दिया जाए, यानी कि 3 ही आदमी उसमें काम करे और पैदावार पर कोई प्रभाव न पड़े, तब देखा जाता है कि अच्छा एक व्यक्ति है जो प्रछन्न बेरोजगारी के तहत कार्य कर रहा था। देखिए उस व्यक्ति की उस काम में भूमिका तो थी, लेकिन उसकी उत्पादकता क्या थी, शून्य थी, उसकी उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि नेट प्रोडक्टिविटी है जो शून्य हो रहा है उसके हटाने से भी, तो वही प्रछन्न बेरोजगारी कहलाता है। इसमें इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्या है कि भारत में योजना आयोग के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह प्राकृतिक संसाधन के संतुलन उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो आप जानते हैं कि क्या यह वैधानिक निकाय था, तो नहीं था, बिल्कुल नहीं वैधानिक निकाय था। ये संसद के एक प्रस्ताव यानी कि मंत्रिपरिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा लाया गया था, इस प्रकार से वैधानिक निकाय नहीं था, यह गलत हो जाएगा। इसने भारत सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य किया जिसके पास अपनी कोई कार्यकारी जिम्मेदारी नहीं थी। ये बात क्या हो जाएंगे, सही है। आयोग द्वारा तैयार की गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती थी। ये बात क्या है, सही है। जो पंचवर्षीय योजना है उसकी अनुमति है, उसकी मंजूरी है एनडीसी के द्वारा दिया जाता था। अपने उत्तराधिकारी नीति आयोग के विपरीत योजना आयोग के पास राज्य मंत्रालय को सीधे धन आवंटन और वितरण करने का अधिकार था, तो ये भी अधिकार उसके पास नहीं था, क्योंकि धन का आवंटन वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है जैसे कि अगर टैक्स का बंटवारा है तो वित्त आयोग के द्वारा राज्यों के बीच में टैक्स का बंटवारा किया जाता है। तो इस प्रकार से कौन सही है, तो केवल 2 और 2 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 2 क्या है गलत है। चाहिए 58 नंबर, गरीबी रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। गरीबी रेखा उपभोग व्यय पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है कि गरीबी रेखा है जो उपभोग व्यय पर आधारित होता है, ये बात सही है। यह देश यह देशों और समय के अनुसार बदलती रहती है, ये भी बात सही है। इसमें केवल भोजन आवश्यकता को शामिल किया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि आप दूसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं कि समय के अनुसार बदलती रहती है, ये बात सही है। तो इसमें भोजन के साथ साथ अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, जो बुनियादी ढांचा की आवश्यकता होती है उसको भी शामिल किया गया है। इसमें कौन सा सही है, तो केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आइए 59 नंबर क्वेश्चन,
कहा जा रहा है कि M3 में शामिल होता है। M3 में शामिल कौन कौन सा मुद्रा होता है? तो आप जानते हैं कि जनता के पास जो मुद्रा है वो शामिल होता है, बिल्कुल सही है। बैंकों के पास जमा मांग यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो बिल्कुल सही है। जो बैंकों के पास समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट, जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो भी इसमें शामिल होता है। इस प्रकार से डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सभी शामिल है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जो प्रतिभूति के विनिवेशों के हितों की रक्षा करता है। सेबी का काम है कि जो प्रतिभूति के जो निवेश कर रहे हैं उसकी हितों की रक्षा करना। एडा, एडा का संबंध किससे है? तो एडा का संबंध बीमा क्षेत्र से है। सभी बीमा को रेगुलेट है जो एडा के द्वारा किया जाता है। तो भारत में बीमा क्षेत्र के विनियमन कौन करता है? एडा करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संबंध किससे है? तो सेंसेक्स एक्स बेंचमार्क है जिसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा सेंसेक्स जारी किया जाता है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके द्वारा निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2143 ए नंबर आंसर। आइए 61 नंबर क्वेश्चन। शिशु में स्कर्विक रोग की रोकथाम के लिए केवल दूध पर आश्रित आहार क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्कर्विक रोग है वो विटामिन सी के कमी के कारण होती है और दूध में भी केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसी की वजह से इसमें दूध, केवल दूध पर आश्रित अपर्याप्त माना जाएगा, क्योंकि विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है और स्कर्विक रोग है जो विटामिन सी की कमी से ही होता है। 62 नंबर। शाकाहारी लोग के लिए फलियां पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें विटामिन है जो पर्याप्त मात्रा में होती है, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। 63 नंबर। पौधों में अक्षीय कलियां कहाँ स्थित होती हैं और उसका मुख्य कार्य क्या है? तो जो अक्षीय कलियां होती है वो पत्ती और तनों के जड़ पर स्थित होती हैं और इसका काम होता है कि नई शाखाएं, पत्तियां या पुष्प उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करना। इस प्रकार से इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो लार क्या है? सुक्रोज है। नहीं भाई, लार क्या है? सुक्रोज नहीं है। लार का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो टाइलिन से होता है। टाइलिन नामक ग्रंथि से, टाइलिन से लार का सिक्रेशन होता है। जठर रस से रेनिन होता है, बिल्कुल सही है। तो यही आपका गलत है, पहला ही गलत हो जाएगा। जठर रस से रेनिन होता है, बिल्कुल सही है। अग्नाशय से एमाइलेज होता है, बिल्कुल सही है। अग्नाशी रस से क्या होता है? इरेप्सिन होता है, ये भी बात सही है। जबकि लार से क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम है, लार से इसमें स्रावित होता है। 65 नंबर। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु का भक्षण करने रोग की रोकथाम में सहायक होती हैं, ये भी बात सही है। लसिका ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, ये भी बात क्या नहीं। लसिका है जो लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, भाई ग्लूकोज का निर्माण नहीं करती है। लसिका है जो ग्लूकोज का निर्माण नहीं करके किसका निर्माण करती है? लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका घाव भरने में सहायक होती हैं, ये बात क्या हो जाएंगे? तीसरा सही हो जाएंगे। लसिका ऊतकों के शिराओं में विभिन्न वस्तु का परिसंचरण करती है, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से कौन सही है? तो 1 3 4 है जो इसका बात आपका सही हो जाएगा। आइए 66 नंबर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया कहलाती है? तो कौन सी है? जब पाचन का मतलब क्या होता है कि बड़े जो अणु होते हैं छोटे अणु में टूटने लगते हैं तो उसे पाचन कहा जाता है। प्रोटीन का अमीनो अम्ल विघटन, ये क्या है? पाचन का एक मतलब कि एक प्रक्रिया है। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल में विघटित हो जाता है। वही है ग्लूकोज किसके रूप में होता है? तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यहाँ पर दिया ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण। तो रूपांतरण होकर क्या होता है? भंडारण होता है। ग्लूकोज है जो आपके शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है? भंडारण हो जाती है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आइए, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए से संबंधित संरचना प्रस्तुत की थी। वह संरचना क्या है? ये था द्विकुंडलित संरचना थी। द्विकुंडलित संरचना है जो डीएनए का किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बताया गया था। कौन सी संरचना है? द्विकुंडलीय संरचना था। आइए 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित सही नहीं है? अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। इसका विभाजन में एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण होती है, ये भी बात है। क्या है? ये गलत हो जाएगा। यही बात हो जाएगी, क्या गलत हो जाती है। यह प्रक्रिया सिर्फ अंडाणु और शुक्राणु के दौरान होती है, सही है। संतति कोशिकाओं में से गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिकाओं की आधी रह जाती है, बात सही हो जाएंगे। इसमें गलत कौन है? तो ए नंबर है गलत। आपसे गलत ही पूछा जा रहा था तो ये नंबर ये गलत हो जाएगा। आइए 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, कौन गलत है। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। नहीं भाई, क्योंकि ये प्रोटीन नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक प्रोटीन नहीं है ये। तो ये यहाँ पर दे दिया है कि प्रोटीन नामक युक्त रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, यही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बाकी ए नंबर सही है। क्लोरोप्लास्ट एक रंगीन लवक है, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका आंसर पूछ रहा था गलत कौन है? तो गलत बी नंबर है, क्योंकि क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल है वो क्या प्रोटीन नहीं होता है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन।
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है तो निम्न में से कौन सी घटना सत्य है। तो देखिए, द्रव्यमान कहीं भी ले जाए तो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, वो कहीं भी चला जाए, लेकिन वजन में परिवर्तन होते रहता है। इनकी चंद्रमा पर उसकी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, जब पर भार में कमी आ जाएगी। बिल्कुल सही है, भार में 1/6 है जो चंद्रमा पर कमी आ जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान कहीं भी रहेगा तो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रकार 70 का हो जाएगा सी नंबर। आइए, नीचे दिए कथन है, उसका कथन और कारण विचार करना है। विकृति एक मात्रक रहित राशि है। बिल्कुल सही है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति वस्तु की लंबाई में हुए परिवर्तन और उसकी कुल लंबाई के अनुपात को दर्शाती है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे, व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 71 का ए नंबर। आइए 72 नंबर। 72 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन तापमान मापन और स्केल रूपांतरण के संदर्भ में गलत है। गलत पूछा जा रहा है कि गलत आपका कौन है। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस का मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, सही है। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को दर्शाता है, ये भी बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी बात क्या है, सही है, ये बात हो जाएंगे बिल्कुल सही। डी कह रहा है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना होता है, तो लो होता है 37.8 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 73 नंबर। इसका प्रकाशीय उपकरण दिया है और इसका क्या क्या उपयोग है उससे पूछा जा रहा है। अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सौर भट्ठी में जो ऊष्मा केंद्रित होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दृष्टि दोष सुधार में, उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो वाहन के पीछे जो वस्तु देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण के लिए हो जाएगा सामान्य परावर्तन के लिए ये समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक का ए बी के 3, एक का ए बी के 3 हो जाएगा, कौन सा है, केवल ए में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। माइक्रोस्कोप में अवतल दर्पण और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो माइक्रोस्कोप में अवतल दर्पण और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, गलत है। माइक्रोस्कोप प्रकाश की अपवर्तन विशेषताओं का उपयोग करता है, यही क्या हो जाएंगे, बात सही हो जाएंगे। माइक्रोस्कोप है वो प्रकाश की अपवर्तन विशेषताओं का उपयोग करता है। आइए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर 6 मीटर, ये गलत है। एंगस्ट्रॉम का उपयोग विद्युत धारा के मापने में किया जाता है, ये भी गलत है। एक्सरे और परावैंगनिक किरण की तरंग को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, ये क्या बात है, सही है। एक्सरे और परावैंगनिक किरणों के तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। आइए 76 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी कलावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कलावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा कि ये कलावधि 2 गुना हो जाएगी। कलावधि कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा निम्नलिखित में किसके कारण शुष्क, खुरदरी तथा खड़ी हो जाती है। किसके कारण हो जाती है, ये क्लोरीन के कारण हो जाती है। क्या किसके कारण हो जाती है, तो ये हो जाती है क्लोरीन के कारण। आइए 78 नंबर क्वेश्चन में 78 में क्या कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्ति नलिकाओं से निम्न दाब पर पारे को वाष्प में उत्पन्न होती है, तो ये किस में होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश नहीं होता है। इस प्रकार की जो घटना है वो परावैंगनी में होती है, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जब विद्युत प्रवाह ट्यूब से गुजरता है तो पारे के परमाणु उत्तेजित होकर परावैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करती है, ये बात क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, केवल दूसरा सही है। आइए 79 नंबर क्वेश्चन। जब संपीड़ित गैस को किसी कमरे में छोड़ा जाता है तो तापमान में गिरावट देखी जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण है गैस का वाष्पीकरण, हीट को अवशोषित करना, जिससे तापमान कम हो जाती है, जिससे तापमान कम हो जाती है। आइए 80 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, कि स्फेग्नोमैनोमीटर है, इससे क्या मापते हैं हम लोग, जो ब्लड प्रेशर है, इनकी रक्त दाब है मापा जाता है, ना कि वायु दाब मापा जाता है, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं, जो बीपी होता है वो मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ये बात क्या है, सही है। स्फेरोमीटर से गोले की त्रिज्या मापी जाती है। एनेमोमीटर से हवा की गति व शक्ति मापी जाती है, बाकी सब सही है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित होती है, ये किस पर आधारित होता है, ये आधारित होता है अभिकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। इसके वजह से इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के चारों ओर घूमते हुए रहता है। आइए 82 नंबर। एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोध बल लगाया जाए और ये क्रमशः XYZ दूरी पर रुके तो क्या होगा, जब समान अवरोध बल लगेगी तो ये समान दूरी पर रुक जाएगी, यानी कि x बराबर y बराबर z, यानी कि सभी समान दूरी पर रुक जाएगी। 83 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी झूले पर झूल रही लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्धन किस प्रकार से प्रभावित होगा, तो आवर्धन अप्रभावित रहेगा, क्योंकि उसके बगल में बैठने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 16 का प्रयोग किया जाता है, ये बात क्या है? सही है। परमाणु भट्ठी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। घेघा रोग में आयोडीन समस्थानिक 131 का प्रयोग होता है, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कौन सही नहीं है? तो डी नंबर, इनके सभी के सभी सही है। आपसे पूछा जा रहा था कौन गलत है, तो सभी हो जाएंगे सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा सही है? चुंबक क्षेत्र एक अदिश राशि है, जबकि इसका न्यूटन में गलत है। चुंबकीय क्षेत्र एक वह क्षेत्र जहां गुरुत्वीय बल का अनुभव होता है, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका मात्रक टेस्ला होता है, ये बात सही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा सही है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होती है? इसकी मात्रक टेस्ला होती है। 86 नंबर। ध्वनि तरंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, ये बात क्या है? सही है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि है जो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण संचरित नहीं हो सकती हैं, ये भी बात क्या है? सही है। चंद्रमा की सतह पर दो अंतरिक्ष यात्री बिना किसी विशेष यंत्र के आपस में संवाद कर सकते हैं, ये बात हो जाएंगे गलत, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है, जिसके वजह से ध्वनि बिना माध्यम के ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, इसीलिए वहां पर विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से कौन सही है? तो 1 2 3 कथन सही है, इसका ए नंबर हो जाएगा सही। चलिए 87 नंबर। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाना या धन आवेशन का बढ़ना अवकरण कहलाता है। भैया अवकरण नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना, धन आवेश का घट जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अवकरण कहलाता है। ये दोनों क्या कर दिया है? ये दोनों एक दूसरे के उल्टा कर दिया हुआ है परिभाषा। ये क्या हो जाएंगे? दोनों में से कौन सही है? तो न तो एक न तो दो। चलिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कोर दिया हुआ है और मिनरल्स दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। थोरियम है, थोरियम पिच ब्लेंड, गलत हो जाएगा भाई। थोरियम किससे प्राप्त होता है? मोनाजाइट जो बालू होता है उससे थोरियम प्राप्त किया जाता है, जबकि पिच ब्लेंड से क्या हम प्राप्त करते हैं? तो यूरेनियम प्राप्त करते हैं। यूरेनियम प्राप्त है जो पिच ब्लेंड से करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। आयरन के लिए हेमाटाइट बिल्कुल सही है। मरकरी के लिए क्या हो जाएगा? सीनेवार हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आइए 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? निम्नलिखित में कौन सही है? जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल में तैरता है, ये बात क्या हो जाएंगे? सही है। जल से हल्का होने के कारण जब सोडियम है जो जल में तैरने लगता है। लिथियम सबसे भारी धातु है तथा ऑस्मियम सबसे हल्की धातु है, ये गलत हो जाएगा। लिथियम है जो सबसे भारी धातु हो जाएगा, जबकि ऑस्मियम है ये सबसे हल्की हो जाएगा। ऑस्मियम क्या हो जाएगा? ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा जो लिथियम। लिथियम सबसे भारी धातु नहीं भैया, लिथियम सबसे हल्की धातु है, ऑस्मियम सबसे भारी, उल्टा कर दिया हुआ है। आतिशबाजी में सोडियम का उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है, नहीं भाई, बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है, बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। बारूद सोडियम आयन पोटेशियम का मिश्रण होता है, तो बारूद किससे बनता है? तो बारूद किससे बनता है? आप जानते हैं कि बारूद है जो गंधक, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। इसमें कौन सा सही था? तो केवल 1 नंबर सही था। आइए 90 नंबर क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे CaSO4 × 12H2O के रासायनिक सूत्र से हम लोग दर्शाते हैं। निम्नलिखित सूची को कौन सा सही क्रम है? देखिए चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हो जाएगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में। सूरजगढ़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1534 में हुआ था। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कार्य शेरशाह सूरी द्वारा नहीं किया गया था? जब्ती प्रणाली बिल्कुल चलाई गई थी, जब्ती प्रणाली है जो चलाई गई थी। रोहतास किला बनवाया गया था, ये भी सही है, पहला भी सही है। शुद्ध चांदी का दाम प्रचलित करवाया गया था, ये गलत है भैया, क्योंकि शुद्ध चांदी के जो रुपया होता था उसको दाम नहीं कहा जाता था, उसको रुपया कहा जाता था। जो दाम होती थी उसे तांबा के रुपया होता था, तांबा होता था, उसको दाम कहा जाता था। जो तांबा के सिक्का था उसको दाम कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्का को रुपया कहा जाता था। 1541 में शेरशाह ने पटना का दुर्ग बनवाया था, ये बात सही हो जाएगा। आइए 93 नंबर। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया था। मानसिंह ने किस स्थान को बिहार की राजधानी बनाया था? मानसिंह किसको बनाया था? ये बनाया था रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया था। 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीट विशिष्ट क्षेत्र जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षा आदि के लिए सुरक्षित थी? 1935 अधिनियम के तहत पहली बार 1937 में चुनाव हुआ था। इसमें पूछा जा रहा है कि रिजर्वेशन कितनी सीट पर थी? तो ये 13 सीट पर उस समय रिजर्वेशन था। आइए निम्नलिखित में कथन पर विचार करना है कि स्वतंत्र भारत के पहले बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सही कथन कौन सा है?
बिहार विधानसभा में कुल 300 सीट के लिए चुनाव हुए और एक सदस्य मनोनीत किया गया था। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के बाद बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 325 हो गई थी। ये बात हो जाएंगे गलत, क्योंकि जब बिहार विधानसभा की सीट 330 से घटा करके 300 उस समय कितना कर दिया गया था? 319 कर दिया गया था, न कि 325। 325 कब हुआ था? तो 325 से 1977 के जब रिफॉर्म हुआ था, तब 1930 में 1977 में जब ये फिर से सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, तब 325 कर दिया गया था। ये क्या हो जाएंगे? स्टेटमेंट गलत। 1925 ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है? सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। 96 नंबर क्या कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। ये बात क्या है? सही है। विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75 है। बिहार विधान परिषद संरचना का कार्यकाल, बिहार विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। तो ये कौन हो जाएगा आंसर सही? केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। आइए 97 नंबर क्वेश्चन। बिहार विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बिहार विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। ये बात क्या हो जाएंगे? बात क्या है? सही है या गलत है? क्योंकि ये बात क्या हो जाएंगे? सही है। 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए। ये बात क्या हो जाएंगे? सही है। बिहार विधानसभा की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई थी। ये भी बात हो जाएंगे सही। इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? ये सही हो जाएंगे। आइए गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन का चयन करना है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस था। आप जानते हैं, बिल्कुल सही बात है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। ये भी बात क्या है? सही है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? अब्दुल गफूर खान थे। भी बात सही है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बीपी मंडल। नहीं भाई, गलत हो जाएगा। बिहार के प्रथम जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे वो महामाया प्रसाद थे। आइए 99 नंबर क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्य हुआ था। त्रिस्तरीय व्यवस्था कार्य कब हुआ था? 2001 में हुआ था। कब बलवंत राय मेहता समिति वाला जो सिफारिश था उसका व्यवस्था किसमें? 2001 में हुआ था। आप जानते हैं कि 2006 में अधिनियम के तहत इसे लाया गया था। जब अधिनियम पूछेगा तो 2006 हो जाएगा। 100 नंबर। कौन से कथन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में सही है? महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण दिया गया। ये बिहार पहला राज्य था जो महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में पहली बार 50% आरक्षण दिया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दी गई थी। ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। पिछले वर्ग को सभी स्तरों पर 25% आरक्षण प्राप्त था। नहीं भैया, 25% आरक्षण नहीं था, मात्र 20% आरक्षण दिया गया। मात्र 20% आरक्षण दिया गया हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कौन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। आइए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर की जाएगी? तो ये 7000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर। 102 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार सही है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। बिल्कुल सही है। मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र ग्राम पंचायत सचिव को देता है। नहीं भैया, ये दोनों को दोनों अपना त्याग पत्र है। जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं उनको अपना रिजग्नेशन देते हैं। कौन सही हो जाएंगे? केवल 1 और 2 सही है। 103 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन जिला परिषद के संबंध में सही है? जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। ये बात क्या हो जाएंगे? सही है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र जिला परिषद के अध्यक्ष को देता है। तो इस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। ये बात सही हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सही। केवल 1 और 3 हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए। दक्षिण बिहार की कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि दक्षिण मिट्टी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करैल कवायल मिट्टी है जो दक्षिण बिहार में पाई जाती है। दक्षिण बिहार में हो जाएगा करैल कैवाल मिट्टी। आइए मिलान करना है, कर लीजिए। गोगाबिल झील कहाँ है? तो ये हो जाएगा कहाँ? कटिहार में गोगाबिल झील है। घोड़ा कटोरिया झील कहाँ है? तो घोड़ा कटोरिया कहाँ हो जाएगा? राजगीर में घोड़ा कटोरा झील है। कहाँ हो जाएगा? राजगीर में हो जाएगा। सिमरी झील कहाँ है? सिमरी झील कहाँ है? तो ये हो जाएगा सहरसा में। पिपरा मन झील कहाँ हो जाएगा? तो पिपरा मन झील हो जाएगा जो ये है मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 106 नंबर। कौन सा गलत मिलान है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें गलत मिलान है।
कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है? कर्मनासा जलप्रपात है ये बक्सर में है। ये बात क्या है? सही है। मजहर कुंड नालंदा, गलत है भाई। मजहर कुंड कहाँ है? मजहर कुंड हो जाएगा रोहतास में हो जाएगा। मजहर कुंड कहाँ है? रोहतास में है। जियार कुंड कहाँ है? भोजपुर में है। तेलहर कुंड कहाँ है? कैमूर में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर क्वेश्चन। जनजाति और जिले कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा पूछा जा रहा है कि सही नहीं है? संथाल बांका में पड़ता है। उरांव जनजाति है जो सुपौल में निवास करती है। और क्या है? देखिए मुंडा जनजाति जमुई, नहीं मुंडा जनजाति कहाँ है? उत्तर बिहार की है। ये हो जाएंगे गलत। ये जो पूर्णिया कटिहार वाले क्षेत्र है उसमें मुंडा जनजाति कुछ देखने को मिलता है, ये हो जाएंगे गलत। खरवार हो जाएंगे भागलपुर, ये सही है। आपसे पूछा जा रहा था गलत कौन है? गलत हो जाएगा बी नंबर, आंसर बी हो जाएगा। आइए 8 नंबर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों के जोड़े में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? किस में गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कोशी और मगध प्रमंडल है, यहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार को किस संकेत द्वारा मापा जाता है, इनके दर्शाया गया है? कोपेन के द्वारा जो विभिन्न संकेत के द्वारा दर्शाया गया है जलवायु क्षेत्र को, जिसमें उत्तर बिहार को CWG जो गंगा क्षेत्र है उसको जी से उन्होंने दर्शाया था, वही दक्षिण बिहार को AW के नाम से बताए थे। दक्षिण बिहार हो जाएगा AW और कोपेन के अनुसार, और दक्षिण बिहार हो जाएगा AW और उत्तर बिहार हो जाएगा CWG। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। 1953 में कोसी परियोजना की स्थापना की गई थी, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कोसी परियोजना एवं गंडक परियोजना दोनों भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दोनों को दोनों बात क्या हो जाएंगी? सही हो जाएगी। आइए 111 नंबर क्वेश्चन। उन्नत एंटी ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा VVO चिदम्बरनार बंदरगाह है जो तमिलनाडु में है। ये सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला पहला बंदरगाह हो गया है। बिहार सरकार और किस देश के पर्यटन विभाग के बीच हाल ही में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वर्चुअल बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक का आयोजन किया गया था? ये बिहार सरकार और कंबोडिया की सरकार है। इसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से बौद्ध सर्किट का बढ़ावा देने के लिए कंबोडिया की सरकार के साथ बिहार सरकार है जो समझौता किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना किसान को केंद्र सरकार की पीएम किसान निधि के अतिरिक्त राज्य में कितने रुपए सालाना प्रदान करेगी? यानी कि जो पीएम किसान जो योजना है उसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर योजना के तहत बिहार सरकार कितना रुपया है जो बिहार के किसानों को देगी? तो 3000 रुपया देगी बिहार सरकार और 6000 रुपया है जो केंद्र सरकार देगी। यानी कि सालाना जो किसान बिहार के जो किसान है उसको सालाना 9000 रुपया है जो भारत सरकार और बिहार सरकार मिलाकर के रुपया दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विस्तार पहल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए भारत जो विस्तार पहल है ये कार्यक्रम है, इसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। इसका पूरा नाम है वेलोसिटी इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, बिल्कुल सही है। इसके मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI विकसित करना और AI संचालित परामर्श प्रदान करना है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएंगे। पूछा जा रहा है कौन असत्य है, यानी गलत कौन है? ये गलत न तो 1 न तो 2, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। दोनों को दोनों सही है। आइए 115 नंबर। भारत का पहला नेट जीरो पंचायत कौन सा बना है? तो बेला ग्राम पंचायत महाराष्ट्र की है। ये भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन चुका है। आइए विक्रम-1 रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला DG कक्षीय रॉकेट है। ये क्या हो जाएंगे? बात सही हो जाएंगे। इसमें रमन इंजन नामक 3D प्रिंटेड इंजन का प्रयोग किया गया है, ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है? विक्रम-1 के बारे में सही है। आइए किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट समाधान लॉन्च किया है? ये कौन सा बैंक शुरू किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा SHG की जो महिला है उसके लिए UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट समाधान शुरू किया है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जितना रुपया आपके अकाउंट में है उससे कुछ रुपया अतिरिक्त निकाल सकते हैं, वो क्षमता बैंक अपने ऊपर देती है। 10,000 5,000 जो भी देना होता है, जितना क्षमता बैंक की रहती है उतना रुपया, जितना आपके अकाउंट में रुपया है उससे ज़्यादा आप निकासित कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब वही होता है कि जितना आपके अकाउंट में है उससे ज़्यादा निकाला जा सकता है अनुमति के अनुसार। आइए गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया है? तो एबेल पुरस्कार 26 में गार्ड फल्ड्रिंग को दिया गया है। ये जर्मनी के गणितज्ञ हैं। इनको जो एबेल पुरस्कार 2026 है ये मिला है। ये गार्ड फल्टिंग है, ये इनको 2026 का एबेल पुरस्कार मिला है और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। 119 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए जा रहे शिव सर्किट में निम्नलिखित में कौन मंदिर शामिल नहीं है? शिव सर्किट बनाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, इसमें कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? इसमें पटेश्वर नाथ धाम जमुई है, इसको शामिल नहीं किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? 120 नंबर।
बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से हाल ही में किस विशेष इकाई का गठन किया गया है? किसकी गठन किया गया है? काला CALA, इसी का गठन किया गया है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन ये असत्य है? ये कौन सा कथन है जो इसमें असत्य है? इस विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका में किया गया था, बिल्कुल सही है। फाइनल मुकाबले भारत ने साउथ अफ्रीका को 96 रन से हराकर खिताब जीता है। देखिए 96 रन से तो हराया है, लेकिन साउथ अफ्रीका नहीं है। इसमें कौन सा है? इसमें है न्यूजीलैंड को हराया भारत ने, न कि साउथ अफ्रीका को, तो यही हो जाएगा गलत। भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, बिल्कुल सही है। भारत लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। 2024 और 2026 दोनों जीत चुका है भारत। आइए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नियुक्तियों पर विचार करें, कौन सा सत्य कथन है? तरनजीत सिंह सिंधु दिल्ली के नए राज्यपाल बने गए हैं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है, ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सैयद अता हसनैन है बिहार के नए राज्यपाल, 43 नंबर के, ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही है। जोस एंटोनियस कास्ट चिली के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी बात क्या है? सही है। इसका मतलब सभी के सभी स्टेटमेंट है जो सही है। आइए 123 नंबर, 16वें वित्त आयोग ने हालिया ऐतिहासिक सिफारिश के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान पर निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 16वें वित्त आयोग के शहरी निकायों के लिए अनुदान का हिस्सा 15वें वित्त आयोग ने 36% से बढ़ा करके 45% कर दिया है, बिल्कुल सही है। जो अनुदान जो शहरी स्थानीय निकाय को दिया जाता था उसमें 36 से बढ़ा करके 45 कर दिया गया है, बात क्या है? सही है। अनुदान संरचना में 80% मूलभूत अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान है, ये भी बात क्या है? सही है। लगभग सभी राज्यों के शहरीकरण की दर समान होने के कारण यह अनुदान जनसंख्या के आधार पर समान रूप से वितरित किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी जो स्थानीय सुशासन है उसकी जनसंख्या अलग अलग होती है, समान दर पर उसका वितरण कैसे किया जा सकता है? यह संवर्धित अनुदान भविष्य की जनगणना में शहरी आबादी की संख्या को संभावित वृद्धि को देखते हुए एक वित्तीय सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप में स्थापित की जा रही महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण परियोजना के संबंधित कथन पर विचार करें। यह तकनीकी समुद्र की ऊपरी सतह के गर्म पानी और गहराई के ठंडे पानी के बीच कम से कम 20 डिग्री तापमान के अंतर का उपयोग कर बिजली पैदा करती है, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है कि यह प्रक्रिया के सतह उत्पाद के रूप में शुद्ध मीठा पानी प्राप्त होता है, ऐसा कहना है, बिल्कुल सही है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला संयंत्र है जिसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। दोनों को दोनों क्या है? बात सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इस मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। पारदर्शिता और निगरानी के लिए सुजलाम भारत नामक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा तैयार किया जा रहा है, ये बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इस राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा के लिए हर जिले को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जिला नहीं प्रत्येक गांव को अलग एक ID कार्ड दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें 1 और 2 क्या है? सही है। आइए 126 नंबर, आगामी जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है? जनगणना 27 के लिए प्रगति महिला प्रगणन और विकास पुरुष प्रगणक को शुभांकर चुना गया है, ये बात क्या है? सही है। यह भारत के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। 2027 की जनगणना पूरा डिजिटल तरीका से होगा, बात सही है। जनगणना की प्रक्रिया 2 चरण में संपन्न होगी। पहले चरण में जनसंख्या गणना और दूसरे चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना होगी, ये क्या हो जाएंगे? गलत है, क्योंकि पहले चरण में हो जाएगी मकान की गणना और दूसरे चरण में क्या होगी? दूसरे चरण में होगी जनसंख्या की गणना की जाएगी, यानी कि लोगों की जनगणना की जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी? C नंबर गलत है, C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 1931 के बाद पहली बार 10 के जनगणना में जाति डेटा भी एकत्र किया जाएगा, ये भी बात सही हो जाएगा। आइए 127 नंबर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए PM E-ड्राइव योजना को तहत ई-रिक्शा ई-कार्ट 3 व्हीलर के लिए सब्सिडी कब तक बढ़ा दिया गया है? कब तक बढ़ा दिया गया? 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जन विश्वास विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालय द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियम के 784 प्रावधानों को संशोधित किया गया, बात क्या है? सही है। इसमें पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत छोटी प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर जेल की सजा के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर भारी प्रशासनिक दंड में बदल दिया गया है, ये भी बात क्या है? सही हो जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालत से हटा करके इन हाउस एजुकेशन आंतरिक समाधान के दायरे में लाया गया है, ये भी बात क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। स्टेटमेंट हो जाएगा, तीनों सही है। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सुधार के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्टता के त्रय थीम के अंतर्गत कौन सा शामिल
नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? तरई में, तरई जो शामिल इसमें कौन सा नहीं है? तो वित्तीय समावेशन नहीं शामिल है। तकनीकी परंपरा ठोस परिणाम है, जिसमें शामिल था साधन आवश्यकता में। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार को नागरिक का मौलिक अधिकार माना है? ये कौन सा अधिकार होगा? जीवन का अधिकार के तहत आर्टिकल 21। आइए नेक्स्ट, खूबसर परमाणु संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचार में सुर्खियों में रहा है, के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खूबसर, खूबसर है कहाँ परमाणु संयंत्र है? ये ईरान का एक परमाणु संयंत्र है जो अभी चर्चा में था, इसके बारे में विचार करना है। खूबसर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम फारस की खाड़ी के तट पर स्थित एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये बात क्या है? सही है। इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी विवाद के बाद वर्तमान में जर्मनी को रोटरडैम एजेंसी को संचालन संभालने दिया गया है। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि बनाया था इसको जर्मनी, लेकिन विवाद के कारण इसे रूस को दे दिया गया है। कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। आइए 132 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। देखिए, नानाजी देशमुख सर्वोच्चम पंचायत पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है सोपा हिजाला त्रिपुरा की पंचायत है, उसको नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पुरस्कार मिला 2025 का। प्रथम बिहारी दिवस और निवेश मंच कहाँ मनाया गया है? इंडोनेशिया जकार्ता में मनाया गया है। स्वामी विवेकानंद की अकादमक प्रतिमा, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अमेरिका में किया गया है, सिलेट अमेरिका। पारंपरिक जुलू उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर के में मनाया गया है। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए के 2 बी के 1, ए के 2 बी के 1, ए के 2 बी के 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य में अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संबंध में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अप्रैल 2026 में एक अडानी पोर्ट द्वारा प्रबंधित मुद्रा बंदरगाह ने चेन्नई और कामराज पोर्ट्स को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एयरपोर्ट हब का दर्जा हासिल कर लिया है, जिससे एकल पोत के माध्यम से 6008 वाहनों की निर्यात राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कौन सा है? ये मुद्रा पोर्ट है। इसकी अभी रेगुलेशन किसके हाथ में है? ये है अडानी ग्रुप के हाथ में। कोयला गैसीकरण और भारत की उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयले को पूरी तरह से जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के नियंत्रण वातावरण में उच्च दाब पर गर्म करने को सीन गैस में बदला जाता है। ये बात क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही है। सीन गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक मीथेन शुद्ध नाइट्रोजन एक रासायनिक मिश्रण है। ये बात क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि सीन गैस में क्या होता है? इसमें होता है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओडिशा स्थित तलचर परियोजना भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है, और यह यूरिया उत्पादन के लिए आयातित एलएनजी पर निर्भर कम होगा। ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। कौन सा सही है? तो केवल 1 और 3 सही है। आइए 135 नंबर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही प्रज्ञा प्रणाली क्या है? प्रज्ञा प्रणाली क्या है? तो भारत की एक अगली पीढ़ी की एआई आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है, जिसे प्रज्ञा मिशन प्रज्ञा प्रणाली कहा गया है। 136 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थेरेडियन हिमालयन, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये क्या है? यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है, जिसे उदर पर मानव की मुस्कुराती हुई आकृति जैसे पैटर्न पाए जाते हैं। ये बात क्या है? सही है। व्यापक वितरण से बड़ी आबादी के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर ने इसे अपने रेड लिस्ट में संकटापन्न श्रेणी में वर्जित किया है। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसका उतनी डाटा नहीं मिला है। इसके वजह से डाटा डेफिशिएंट कहा जाता है, कि अभी अपर्याप्त अभी डेटा है, इसके बारे में कोई अभी नहीं कहा गया। इसमें कौन सही है? केवल ए सही है। आइए 137 नंबर क्वेश्चन, 137 का कार्य है कि देश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ित को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह देश की पहली एकीकृत हाईवे ट्रामा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर निश्चित अंतराल पर एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये बात क्या है? सही है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित जीवन के फैसले का अनुपालन के तहत अनिवार्य किया गया है। ये गलत है, क्योंकि ये सुरक्षित जो सड़क है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है, उसी से प्रभावित होकर के सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। केवल 1 हो जाएगा। चलिए 38 नंबर, केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 2031 तक अवधि के लिए जारी किए गए TTIP योजना के संशोधित दिशा निर्देश का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें जो संशोधित है, उसमें दूर संचार क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण अनुसंधान और बौद्धिक संपदा निर्माण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। 139 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चबाहार बंदरगाह पर प्रतिबंध का संकट चर्चा में था। इस संदर्भ में भारत के रणनीतिक स्वायत्तता नीति का क्या अर्थ है? स्वायत्त नीति का क्या अर्थ है? कि स्वायत्त नीति का अर्थ है कि वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हित और द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेगी। भारत है जो किसी महाशक्ति के दबाव में आकर के निर्णय नहीं लेगी, यह अपना निर्णय स्वयं ले सकती है। आइए 140 नंबर क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और परमाणु नीति में आए एक बड़े भूचाल के तहत हाल ही में किस प्रमुख तेल निर्यातक देश ने कच्चे तेल उत्पादन कोटे पर उपजे मतभेद के कारण ओपेक संगठन को अलग होने की ऐतिहासिक घोषणा की है। यानी कि ओपेक एक संगठन है जो जो हमें कच्चे तेल उपलब्ध करवाता है। इसका पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री होती है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रेलिया में है और इसके सदस्य है जो अभी बाहर होने का निर्णय लिया है। कौन है? सऊदी यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है जो ओपेक से बाहर हो गया है। इसमें अभी वर्तमान में टोटल 12 सदस्य हैं। तो आज का हमारा जो 140 का क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।